किसी को ये बताना चाहते हैं कि आप कराची शहर में मौजूद हैं बिना कराची का नाम मेंशन किए, तो आप उसको ये बता सकते हैं कि मैं उस शहर में मौजूद हूँ जहाँ की हर सड़क, हर दीवार पर आपको पान और गुटखे की पीके नजर आएंगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कराची शहर में बढ़ते हुए गुटखे और पान के रुझान की, जिसमें हम देखते हैं कि रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। ना सिर्फ ये शहर के लोगों के लिए नुकसानदेह है, बल्कि उन लोगों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है जो कि इसको खाते हैं और उसके बाद सीवियर किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। इसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि गुटखा माफिया के खिलाफ खातिर ख्वाह कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं। ये माफिया मजबूत से मजबूत तरीन होता जा रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं? इतनी आसानी से ये कैसे मार्केट में अवेलेबल है? और लोग अगर गुटखा, पान, छालिया, रजनी इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो आखिर इसकी वजह क्या है, ये आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। क्या खा रहे हो? मावा खा रहे हो और क्या खा रहे हो? मावा क्यों नहीं छोड़ते हो? छोड़ तो दिया, मिल घबराए। ये क्या इतना अभी भी मुंह भरा हुआ है तो तुम्हारा? अभी तो पान के साथ खा रहे हैं ना। अच्छा, मावे में क्या क्या डलता है? छालिया, तम्बाकू, बस चूना, पत्ती, ये वो? चूना डलता थोड़ा सा। अच्छा, कब से खा रहे हो? मेरे को कम से कम 10 साल तो हो गए। 10 साल तो हो गए। 10 साल? अच्छा, पता है नुकसान कितना है इसका? घर वाले छोड़ने का कहते हैं। घर वाले कोई नहीं कहते। कब से खा रहे हो ये मावा? काफ़ी टाइम हो गया, कितना? तकरीबन 2-3 साल तो हो गए। 2-3 साल हो गए हैं। छोड़ते क्यों नहीं हो? बस चिपा एम्बुलेंस चला रहा था, उसमें आदत पड़ गई। क्या चलाते थे? चिपा एम्बुलेंस। एम्बुलेंस चलाते थे। और अगर कोई बोले छोड़ दो तो? छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। तो अभी तक क्यों नहीं छोड़ा? छोड़ेंगे, अल्लाह खैर करेगा। आदत है, आराम आराम से छूटेगी। अच्छा, कितने का मिलता है ये? 100 रुपये का। 100 रुपये का। और उसके अलावा मिलता कहाँ से? कभी कहाँ से मिलते हैं, कभी कहाँ से, हर जगह मिलते हैं। हर जगह मिलता है। पुलिस नहीं आती? आती है, सख्ती तो है। सख्ती है, मुश्किल से मिलता है। तो फिर कैसे ढूंढते हो? बस कभी कहाँ से, कभी कहाँ से। तो छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया, पहले खाते थे। अभी भी खा रहे हैं आप? नहीं, अब तो सुपारी है। सुपारी है। कब से खा रहे थे गुटखा? 15-20 साल हो गए। 15 साल हो गए। और कौन खाता है घर में? अच्छा, अगर आप नहीं खाते तो क्या होता है? नहीं, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दिया। पहले क्या फर्क पड़ता था? पहले भी कुछ नहीं पड़ता। नुकसान पता है इसका? हाँ, नुकसान तो होता है। फिर क्यों खाते हैं? मैं ऐसी शौक में खा लेता हूँ। शौक से खाते हैं। अच्छा, जो लोग गुटखा खाते हैं क्या कहेंगे उनको? गुटखा नहीं खाना चाहिए, इससे कैंसर हो जाता है मुँह का। बहुत बुरी बीमारी है इससे। आपको क्या लगता है कि हुकूमती सतह पर जो है कार्रवाई हो रही है उन लोगों के खिलाफ जो गुटखा बेचते हैं? बहुत बेकार है, गलत है, गलत। ना होना चाहिए। कभी कभार खा लेते। छोड़ते क्यों नहीं हो? घर में बेगम बोले कि भाई छोड़ दें पान, फिर? वो तो बोलती है तो फिर छोड़ देंगे। यही बोलते हो छोड़ देंगे? छालिया खाते। छालिया खाते हैं? पापा सिर्फ छालिया खाते हैं? हाँ। और ये गुटखा नहीं खाते? नहीं। लग तो रहे खाते हैं। सिगरेट पीते हैं? खाते हैं पापा? हाँ। आप कब से खा रहे हैं? 3-4 साल तक। 3-4 साल से। बेगम मना नहीं करती? कहाँ से मिलता है? मिल जाता कहीं ना कहीं। कितने का? 100 रुपये का, 150 रुपये का। पान, गुटखा, छालिया क्या खाते हैं आप? कुछ नहीं खाता। कुछ भी नहीं खाते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि पुलिस जो है वो कार्रवाइयाँ नहीं करती हैं लोगों के खिलाफ, क्या कहेंगे इस पे? उन लोगों की मिली भगत होती है। आपको क्या लगता है कार्रवाइयाँ होनी चाहिए? होनी चाहिए। कराची में आपको लगता है गुटखा बहुत ज़्यादा बढ़ गया बहुत है? ज़्यादा बढ़ गया है, जो बहुत ज़्यादा ऐसे इस्तेमाल यूज़ हो रहा है और पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा है। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट भी है इसमें? जी। मावा खाते हैं। मावा खाते हो? कहाँ से मिलता है? जहाँ भी मिल जाता है, छुप छुप के मिल ही जाता है कहीं ना छुप कहीं छुप के से। मिल जाता है। अच्छा, पता है ना ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, फिर क्यों नहीं छोड़ते आप लोग? बस एक आदत पड़ गई, क्या करें। तो आपको पता है कितना सीरियस कैंसर वगैरह हो जाता है इससे? वो होता है, लेकिन अब ये है कि वो मजबूरी है, इसके बिना मजबूरी गुजारा है? नहीं है। इसके बिना गुजारा नहीं, मुंह में कुछ होना चाहिए। अच्छा, घर वाले कहते हैं छोड़ने का? छोड़ दें। बेगम कहती है छोड़ दें, क्या कहते हैं आप? मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं छोड़ेंगे। मावा खाते हैं क्यों? अपने नशे के लिए। आपको पता है ना नशा नहीं करना चाहिए, बुरी बात है। तो जो आवाम बेच रही है उसका क्या करोगे? तो अगर आवाम कुछ भी अगर ये बेचे, बिकना ही बंद हो जाए तो लेंगे ही नहीं। तो अगर कुछ भी बिक रहा है जाके ले लेंगे? जाहिर है। अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा लेंगे क्योंकि तो मार्केट में आप बिक रहा है। बंद करवा देना, पक्का ही बंद करवा देना, खाएंगे। अब वो पुलिस वाले हमसे तो एक मावा ले जाते हैं और जो बिक रहा है उनसे नहीं लेते, क्यों? उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ तो होती है ना? कब होती है? कौन करता? कोई भी नहीं अच्छा, करता। जब तक नहीं बिकना नहीं बंद होगा हम खाना नहीं छोड़ेंगे, जाहिर है। हम लोग देखते हैं गुटखा, मावा, पान, छालिया बहुत कॉमन हो गया कराची में।
वजह क्या है इसकी? कॉमन इसलिए हो गया है कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। जब वो आम हो जाता है ना तो फिर इसमें पाबंदी लगती है, वरना घर का पानी खाया फिर। अच्छा, अपना आप घर जो का है आप देख रहे हैं कमी आ रही है, कोई सख्ती हो रही है? सख्ती तो हुई है, लेकिन वही जो सख्ती हुई है वही लोग ला के दोबारा भेज देते हैं। जो पकड़ के लेके जाते हैं वही लोग ला के भेज। आपने भी देखा होगा, बहुत सारी मीडिया में भी दिखलाई कि बोरे के बोरे पकड़ के लेके आते हैं, बोरे के बोरे ला के भेज देते हैं। फिर अब ये कमी कैसे आएगी? अच्छा, ये लोगों की अगर हम बात करें, लोग कहते हैं भाई जब तक बिकता रहेगा हम खरीदते रहेंगे। नहीं तो मार्केट में तो बहुत सी अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं। मतलब कमी तो आई है, जैसे छालियाँ वगैरह होती है उस पर पाबंदी लग गई है। जिस तरह नहीं मिल रही है वो छालियाँ बहुत कम मिल रही है। अगर पुराना खासा कोई लेके जाता है पुलिस पकड़ के लेके जाती, लेकिन वो कहाँ जाती का है, दोबारा वहीं आ जाती है। क्यों ऐसा क्यों है? अगर इसमें कमी आएगी, खाने वालों में खुद ब खुद कमी आएगी। कराची में हम देखते हैं मावा और गुटखा बहुत आम हो गया है, क्या वजह है इसकी? पर लोगों की आदत पड़ी हुई है, जान छुटती नहीं है इससे। लोगों की एक दफ़ा खा लेते जान छुटती नहीं है। लोग छालियाँ लेते हैं आके, हाँ ना, चालियाँ भी ले लेते हैं। बच्चे आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। सिगरेट लेने कितनी कितनी उम्र के बच्चे आते हैं? 12 साल का, 15 साल का, सब आते हैं। तुम पीते छोटे हो? बड़े नहीं, पक्की बात है, पक्की। नहीं पीते हो। हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको कैंसर हो रहा है, ओरल कैंसर हो रहा है, गाल। इंसान को कुछ भी हो, कुछ भी बीमारी हो या कोई मसला हो, लेकिन कोई चीज़ को चीज़ छोड़ता नहीं है। सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन कोई जाहिर नहीं करता है क्या है। बस अपनी दुनिया में मगन है पब्लिक। आप कब छोड़ें छालियाँ? मैं नहीं छोड़ सकता, आप भी नहीं छोड़ सकते? कभी भी नहीं? जायका नहीं छोड़ सकता किसी को। ऐसा क्या किसी चीज़ का भी जायका हो, जायका किसी को कोई चीज़ छोड़ती नहीं है। कोई डुप्लीकेट ढूंढ लें इसका? नहीं, मज़ा नहीं है। कोई हर चीज़ का जायका अलग होता है। लेकिन पान में क्या क्या होता है? पान में वो जर्दा तंबाकू होता है, छालिया होता है, कत्था होता है, चूना होता है, बस। बच क्या क्या आगे पीछे? चूना भी है, कत्था भी है, छालिया भी है, तंबाकू भी है। हाँ। लगता नहीं है नुकसानदेह सेहत के लिए? मैं 30 साल से खा रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ हुआ नहीं है अभी तक? आप चाहते हैं जब तक होगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं? इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, इसलिए कि मैं मामूल से तंबाकू खाता हूँ, ज़्यादा तंबाकू नहीं खाते, ऐसे ही। अच्छा, कराची में हमने देखा है कि भाई लोग बहुत बड़ी तादाद में पान गुटखा छालिया खाते हैं, कहीं किसी और शहर में या सूबे में हमें नहीं मिलता, क्या वजह है इसकी? अब यहाँ तो समझ लीजिए इसको एक नशा बना लिया है लोगों ने कि भाई ये नहीं खाएगा तो उसको सुकून नहीं मिलेगा, बेचैनी होगा उसको, इसकी वजह से ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये लोग। ठीक है, इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनका यही कहना था कि जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोग जितना इस्तेमाल करते हैं, लोगों को आदत पड़ जाती है, लोग समझते हैं कि इसको अगर नहीं खाएंगे तो सुकून मिलेगा, बेचैनी होगी, तो वो उसके लिए जो है वो इसको खाते हैं और उसके बाद जो है बहुत ही सिवियर किस्म के मसाइल में वो पड़ जाते हैं। इस वक्त मैं सरजानी पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर छालिया नज़र आएगी आपको। इसके अलावा यहाँ पर जो भी जितने भी केमिकल्स यूज़ होते हैं, तैयार शुदा जो मावा है यहाँ पर तैयार किया जाता है, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर जो इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, उन कार्रवाइयों से इनको पता चला है कि सरजानी टाउन में जो कारखाने मौजूद थे 3, जहाँ पर इन्होंने कार्रवाई करके उसको सील किया है, उनका जो मावा था या जो भी ये लोग बनाते थे वो ये हाई रूफ 3 हाई रूफ्स के थ्रू लेकर जाते थे और हाई रूफ्स में इन्होंने जो है ख़वातीन को बिठाया होता था ताकि ईज़िली इनको जो है वो एक्सेस मिल सके, ये लोग जा सकें। और उसके बाद ये लोग 3 मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जाकर जो है वो इनको सप्लाई करते थे, जिनमें जो है वो गुलशन मैमार का इलाका भी है, जिनमें लाइन्स एरिया का इलाका भी है और जिनमें एक और इलाका भी शामिल है। उसके अलावा न्यू कराची भी जो है वो उसमें शामिल है। उसके अलावा ये एक और जगह है, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे कि यहाँ पर भी आपको छालिया, कत्था, पत्ती और चूना और ये इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो कि मावे में या छालिया में या रजनी में या इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं, वो यहाँ पर इनको जो है वो मिलती है। और जो भी मवाद ये लोग वहाँ से लाते हैं कारखाने से, जितना भी इनको सामान मिलता है वो फिर जो है ये तफ्तीश के लिए आगे भिजवा देते हैं। तो ये कुछ सामान है जो कि कुछ भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, वो सामान है जो अभी तक यहाँ पर थाने में जो है ये मौजूद है और उसके बाद इसको भी भिजवा दिया जाएगा। और यहाँ पर भी जो है ये शोबा तफ्तीश है इनका, जहाँ पर जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कोई मलाई पाउडर है, टबैको स्टोर, जहाँ पर जो है ये मेरे ख्याल से उसके अंदर शामिल किया जाता है, जो कि जहरीला मवाद है जिससे जो है कैंसर के होने के खदशात जो हैं वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। इस वक्त हम शोबा तफ्तीश में मौजूद हैं। उसके अलावा आपको जो पीछे पूरी लाइन नज़र आ रही है, मुख्तलिफ टब नज़र आ रहे होंगे, या आपको जो बोरी नज़र आ रही है, इसके अंदर जो है वो छालिया बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। और छालिया का एक्सेस पूरे कराची में इतना ईजीली अवेलेबल है ना कि कोई छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बच्चा, कोई भी हो, वो जाके बड़ी आसानी से जो है वो छालिया ख़रीद सकता है।
उसके अलावा एक और गोदाम भी मौजूद है, वहाँ पर भी चलते हैं और वहाँ पर भी देखते हैं कि क्या मौजूद है। अच्छा, ये एक और गोदाम है जहाँ पर आपको बड़े बड़े जो है ये नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर आपको छालियाँ नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपको सामान सारा नज़र आ रहा है ये पत्ती है जो कि 20 मन है और ये तैयार की जाती है और इसको जो है वो मावे के अंदर जो है वो शामिल किया जाता है और कहा जाता है कि इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है और आप लोग देख सकते हैं 20 मन की तादाद है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो ये वो केमिकल हैं जिसको जो है वो खुशबू के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मावों के अंदर या बाकी जो इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं उसके अंदर। यहाँ पर भी इसकी डिफरेंट बॉटल्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक और पैकेट, इसके ऊपर लिखा हुआ है फाइबर प्रोटीन, ठीक है। और इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा ये एक तैयार शुदा पत्ती है, ये मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया गया है और इसके बाद मेरे ख्याल से इसके अंदर छालिया जो है वो मिक्स की जाती है और फिर मावा जो है वो तैयार हो जाता है। ये वो पत्ती है जिसकी हम आपसे पहले भी बात कर रहे थे, जो मैंने आपको पहले भी दिखाई है कि जिससे लेस बनती है मावे के अंदर और ये वो ख़तरनाक केमिकल है जिसको शामिल किया जाता है और इसके बाद जो है कैंसर के जो ख़तरात हैं वो बढ़ जाते हैं और ये डिफरेंट तरीक़ों से आपकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा मेरे बिल्कुल सामने भी बहुत बड़ी तादाद में ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मेरे पीछे भी जो आपको एक और कमरा नज़र आ रहा है उसके अंदर जो आपको बहुत ज़्यादा भरी हुई बोरियां नज़र आ रही हैं, उनके अंदर भी जो है गुटके मावे का सामान जो है वो मौजूद है जिसको बरामद किया गया है। अगर इस सारे सामान को देखें तो अगर इसका तखमीना लगाएं तो करोड़ों का ये सामान है जो कि बनाया जाता है और इस तरीके से पहले इसको बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं, उसके बाद इसको खाने के बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। लोग जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हैं तक पूरे सिंध भर में टास्क फोर्स की जानिब से 305 रेड्स हुई हैं जिसमें से 104 बड़ी रेड्स। एक बार लग जाता है ना, छोड़ने का नाम नहीं है, चाहे वो मर जाए उसकी ज़िंदगी ख़त्म। गुटके मावे खाने से ये बेटा हो गया। मैं हाथ जोड़ के उनको बोलता हूँ भाई ये चीज़ छोड़ दो, बच्चे ये हैं तो बच्चों को हाथ जोड़ देता हूँ, बेटे ये नहीं खाओ। एएसपी ज़फ़र सिद्दीक साहब हमारे पास मौजूद हैं जो कि इस टास्क फोर्स के मेंबर हैं जो गुटखा माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो बनाई गई है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। सबसे पहले इस टास्क फोर्स के बारे में बताइएगा, कभी अमल में आई है और किस तरीके से ये काम करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये जो टास्क फोर्स है इस साल के अवाइल में आईजी साहब सिंध की तरफ से ये डायरेक्शन मिली थी जिसमें पूरे सिंध भर से मुख्तलिफ ऑफिसर्स को मिलाकर एक फ़ोर्स बनाई गई थी जिसका मेन पर्पस ये था कि कोई भी ऑर्गेनाइज़ क्राइम, ख़ास करके गुटखा मावा और ड्रग्स का जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए और जहाँ पे भी फैक्ट्रीज़ हैं, गोदाम हैं या लोकल लेवल पे सेल हो रहा है गुटखा मावा या ड्रग्स तो उसका ख़ात्मा किया जाए और पुलिस उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले उन लोगों के ख़िलाफ़ जो इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं और उन लोगों के ख़िलाफ़ भी जो इसको पैटर्नाइज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब तक आप लोग कितनी रेड्स कर चुके हैं और जब आप लोग रेड करने जाते हैं तो किसी किस्म की मज़ामत का सामना आपको करना पड़ता है? मतलब लोग किस तरीके का आप लोगों को रिस्पॉन्स करते हैं और वो लोग जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं? अच्छा, अभी तक पूरे सिंध भर में टास्क फोर्स की जानिब से 305 रेड्स हुई हैं जिसमें से 104 बड़ी रेड्स हैं। बड़ी रेड से मुराद ये है कि इस क्वालिटी की रेड जिसमें हज़ारों केजी या टनों के हिसाब से माल रिकवर हुआ हो और फैक्ट्री हो, गोदाम हो, उसको हमने डिसमेंटल किया हो तो इसको हम बड़ी रेड कहते हैं। तो 104 के करीब बड़ी रेड्स हैं और टोटल 305 रेड्स हुई हैं जिसमें 400 से ज़ायद मुलजमान को गिरफ़्तार किया है और 305 के करीब FIRs हुई हैं और ये मेनली हमने अभी तक की परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से हमने ये एक सर्वे से हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि गुटखा मावा की जो अवेलेबिलिटी है जनरली जो पहले थी उससे अब तकरीबन 70 to 75% कम होगी उसकी तरसील। अच्छा, हम लोगों से बात करते हैं तो एक बात जो है वो हमारी समझ में नहीं आती कि लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में गुटखा जो है या छालिया, गुटखा तो घरों पे या कारखानों में बनाया जाता है, ये बहुत सारी जो चीज़ें आती हैं ये आती कहाँ से हैं? तो आप बताइए कहाँ से आती हैं ये सारी चीज़ें? बेसिकली जो गुटखा मावा है इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रोहिबिटेड नहीं है, ठीक है, वो मार्केट में अवेलेबल है और उनको बेचने में कोई कानूनी तौर पर कदगर नहीं है। ये डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिलकर जब गुटखा मावा बनता है तो दैट इज़ प्रोहिबिटेड,
ठीक है। तो उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं रेडीली अवेलेबल हैं और लोगों को यहाँ पे लोकली भी अपने जो टोटके वगैरह कहते हैं उससे बना लेते हैं। दूसरा ये कि फैक्ट्रीज़ भी अवेलेबल है और फैक्ट्रीज़ को तो हमने काफ़ी हद तक डिसमेंटल कर दिया। अच्छा, जो लोग पकड़े जाते हैं और उनसे ये सारी चीज़ें बरामद होती हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्या सज़ा है कानून के हिसाब से उनकी? देखिए, जो भी गुटखा मावा पे अरेस्ट होता है, जो माल रिकवर होता है, उसमें स्पेशल लॉज के तहत उस पर FIR होती है। FIR होने के बाद ऑब्वियसली उसकी ट्रायल होता है, एज़ पर लॉ उसकी केस फाइल तैयार होती है, ट्रायल होता है और फिर जो सज़ा है वो डेफिनेटली कोर्ट की ने ही डिसाइड करना है किसको कितनी सज़ा देनी है। ठीक है। अच्छा, हम लोगों से जब ये बात करते हैं तो ये बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं मीडिया इन्वॉल्व होती है इसके पीछे, कहीं ना कहीं पुलिस के अपने जो पुलिस का इदारा है उसके कुछ लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उसमें एक पर्पस यही था कि इसका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे ऑर्गेनाइज से मुराद है किसी किस्म की पुलिस की या किसी भी और स्टेक होल्डर की पैटर्नाइजेशन नहीं होनी चाहिए। तो इसी वजह से जब ये हमने टास्क फोर्स ने डिफरेंट रेड्स किए, डिफरेंट एक्शंस लिए, उसके तहत 94 के करीब डिफरेंट पुलिस ऑफिसर्स हैं पूरे सिंध भर में जिनके ख़िलाफ़ माइनर या मेजर पनिशमेंट दी गई है। तो उसके बाद एक डेटरेंस क्रिएट हुई है। अब पुलिस की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता कि अभी पैटर्नाइजेशन होगी। हाँ, जहाँ तक आपकी बात है बाकी इदारे हो सकता है बाकी भी कोई स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हों जिसको पैटर्नाइज़ करते हों। मैं आपके चैनल के तवस्सुल से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस गुटखा मावा से एक मौजूद सेहत ये चीज़ है जिससे लोगों को कैंसर भी होता है और बहुत से लोगों को हमने इस बीमारी की वजह से मरते भी देखा है। तो आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को महफूज बनाने के लिए हमारा साथ दें और इसको बिल्कुल ख़त्म करने में हमारी हेल्प करें। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आपने कहीं किसी कारखाने में रेड किया और आपको कहीं ऊपर से कॉल आ गई हो कि ज़रा थोड़ा हल्का हाथ रखें, जाने दें, इस तरह का कभी कोई मैटर हुआ है? नहीं, ऐसे नहीं होता। ये जो टास्क फोर्स बनी थी IG साहब की सुपरविजन में बनी थी और वो वीकली या फोर्टनाइट वो हमारी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करते थे। तो उनकी हमें बैकिंग थी, तो हमें कभी भी इस तरह की कॉल या इस तरह का प्रेशर फील नहीं हुआ और ना ही ये पार्ट रहा है। ठीक है। अच्छा, आपको ये कार्रवाइयाँ करते हुए अंदाज़ा तो हो गया होगा कि कितना मज़ीद टाइम लग सकता है कि ये गुटखा माफिया जो है इसको मुकम्मल तौर पर स्पेशली कराची शहर से ख़त्म किया जा सके? देखिए, जो हमने पिछले 6-7 महीने में जो कारकर्दगी दिखाई उसमें 70 या 75% कम तो हुआ है, लेकिन बिल्कुल 100% ज़ीरो नहीं हुआ। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहे, साथ चलता रहेगा तो ये कम होता रहेगा। अगर इसमें आप ये समझते हैं कि अगर हम एक महीना या 1 साल लगा के इसमें एक दफ़ा कार्रवाई करेंगे उसके बाद ख़त्म नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। जिस चीज़ की डिमांड है उसकी सप्लाई तो रहेगी। लोग खाते हैं, जैसे आप सिगरेट है, आप जितनी मर्ज़ी उसको महंगी कर दें, जितनी मर्ज़ी पाबंदियाँ लगा लें, जिसने पीनी है वो ढूंढ लेगा। इस तरह जिस गुटखा मावा लोग घरों पे, मैंने बताया ना, इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल है, प्रोहिबिटेड नहीं है। लोग घरों पे बुला के अपने कंजम्पशन के लिए भी बना रहे हैं। तो जब तक डिमांड है तब तक सप्लाई, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन ये कि पुलिस अगर इस तरह से कंसर्टेड एफर्ट करते रहे जिस तरह से हमने की है तो कम हो जाएगा, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। कम हो जाएगा जी। ज़फ़र सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ पेशेंट्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कौन है आपके? ये मेरा बेटा है। बेटा है आपका? कितने साल का है ये? 34 साल। 34 साल का। और क्या हुआ है इनको? ये पान खाते थे, पत्ती वाले पान की वजह से इसको हुआ है। तकरीबन 15 से 20 साल पान खाया है। 15 से 20 साल। हाँ। तो आपको कैसे पता चला क्या इनको स्टार्ट? ये हमने डॉक्टर से चेक कराया, ये तकरीबन 4-5 महीने से ये हुआ है इसको। 4-5 महीने से। क्या हो रहा है अब? क्या तकलीफ़ है, मतलब बोलने गले में? गले में तकलीफ है और जबड़ा बंद हो गया, हफ्ता हो गया तकरीबन। पहले खा रहे थे ये हल्का फुल्का बिस्किट वगैरह। आप बिस्किट भी चाय में डाल के ना लिक्विड करके दे रहे हैं और जूस दे रहे हैं। अभी खाना भी नहीं खाया जा रहा है? खाना कुछ भी। और आवाज़ निकल रही है? नहीं, आवाज़ भी नहीं निकल रही है। आवाज़ बंद हो गई। फैमिली है इनकी, बच्चे हैं? बीवी अभी है, इसकी शादी की है अभी हमने, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया शादी? 1 साल 2-4 महीने हो गए, मई में की थी पिछले साल। अच्छा। अभी इसका भी बच्चा तकरीबन होने वाला है 2 महीने बाद। ओह, तो डॉक्टर ने क्या कहा अब? डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर को दिखाया ना, पहले प्राइवेट भी दिखाया, फिर उन्होंने बोला जिना में जाए, फिर हम जिना में आए। तो क्या कहा? पहले हम लोग वहाँ दाखिल थे 5 नंबर पे। अच्छा। बड़ी बिल्डिंग नहीं, वहाँ डॉक्टर रज़ाक साहब ने फिर यहाँ रेफर किया, उन्होंने बायोप्सी किया। तो डॉक्टर ने क्या बताया अभी? बायोप्सी करके ना फिर रिपोर्ट आई है तो वो देख यहाँ रेफर किया। तो रिपोर्ट में क्या आया है? डॉक्टर से आपकी बात हुई? कैंसर का।
कैंसर है और इसका ट्रीटमेंट इलाज है, डॉक्टर ने क्या कहा है कि इलाज इलाज है इसका, छुआई से होगा, सही हो जाएगा? कितना टाइम लगेगा? लगेगी मतलब एक महीना सवा महीने में हो जाएगा। 1-1.25 महीने में। और ख़र्चा कितना है इस पर? खर्चा भी बताया नहीं है। क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो गुटखा, पान, छालिया इस तरह की चीज़ें खा रहे थे? ये चीज़ नहीं खाना चाहिए। जहाँ भी कोई मिलता है मैं हाथ जोड़ के उनको बोलता हूँ ये चीज़ छोड़ दो। बच्चे ये हैं तो बच्चों को हाथ जोड़ देता हूँ, बेटे ये नहीं खाओ। मेरे बेटे के साथ ऐसा हादसा हो गया, बिल्कुल छोड़ दो। हाथ जोड़ के मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। गुटखे मावे खाने से ये बेटा हो गया, क्या कैंसर हो गया। क्या कहे डॉक्टर ने? अब इलाज चल रहा है। डॉक्टर समी को हमारी ज़िंदगी भी लगे, उसने मेरे को खड़ा कर दिया है 1.5 महीने के अंदर अंदर। किसी ने मना किया था कभी कि गुटखा वगैरह नहीं खाया करें? मना तो मैं बीवी ने मना करती थी, मैं अब कह रहा था तेरे को छोड़ दूंगा, गुटखा नहीं छोड़ूंगा। मगर अब तकलीफ है, मशीनें लगी हैं, शुआएँ लगी हैं, तो अब खुद ही नफरत हो गई है। साफ बात है। क्या कहेंगे उन लोगों को जो गुटखा खाते हैं? मना ही करते हैं, हाथ जोड़ के मना करते हैं उनको, बोलते नहीं खाओ, ये मेरा हाल देखो क्या तकलीफें उठा रहा हूँ। तो गुटखा खाते क्यों थे? होता क्या है? अगर नहीं खाएंगे तो क्या होगा? खाते थे तो क्या होता? ये ऐसे जैसे कि पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं ना, ये वो सिस्टम हो जाता है। जब तक खाते नहीं तो हमारे लिए दिन नहीं चलता था। अब कोई पता ही नहीं है, 2-3 महीने हो गए, अब ऐसे ही रहते हैं। बस सूजी खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, साबूदाना, बस। अब नफरत हो गई है। मैं तब पता कैसे चला था आपको कि आपको जो है ना कहीं तकलीफ हो रही है? या ये मैं 2 मेडिकल में दाढ़ निकालने गया तो उन्होंने बोला आपको तो ट्यूमर है, इसको छेड़ेंगे तो ये तो सारा नीचे आ जाएगा। उन्होंने इमरजेंसी लेटर बना के दिया, बोला जिना में जाओ। जिना में आया, डॉक्टर समी के लिए दुआ करता हूँ सुबह दिन रात कि उसने मेरे को अच्छा हैंडल किया। 1.5 महीने के अंदर अंदर मेरी पाँव पे खड़ा हो गया, नहीं तो हालत तो ऐसी ख़राब हो जाती है कि बहुत बुरा हाल हो जाता है। उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो गुटखा, पान, छालिया खाते हैं? बोलेंगे नहीं खाओ भाई, बहुत गलत चीज़ है। बस अब हमने तो नफरत हो गई है, कोई पास से खाता भी हो तो उठ के थोड़ा दूर हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जिनका ट्रीटमेंट जो है हो गया। देखो फर्स्ट क्लास हूँ, अब इलाज हो रहा है, इलाज चल रहा है, दवाइयों के लिए आया हूँ डॉक्टर। मैं भी गुटखा खाता था बाबा, पान गुटखा, बाप माँ रोकती थी, हम नहीं मानते थे। कितने अरसे से खा रहे थे आप? ये 26 साल हो गए, 27। 26 साल से खा रहे थे आप? हाँ। तो फिर किसी ने मना किया आपको कि मत खाएं, अच्छी चीज़ नहीं है? घर वालों ने मना किया, हमने नहीं छोड़ा, ये हालत हुई है। अभी डॉक्टरों के पास पहुँचे, अल्लाह बेहतर करे। फैमिली है, बीवी बच्चे? हाँ बीवी बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 6 लड़के हैं, 2 बच्चियाँ हैं। हाँ। तो उनका सोचते हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर कैंसर हो जाता, बढ़ जाता, खुदा न खास्ता ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो जाता, तो पीछे इन सबको कौन देखता? बस बाबा अब हमारी गलती है। उन लोगों को क्या कहेंगे जो गुटखा खाते हैं? हम बोलते हैं बाबा नहीं खाओ, अल्लाह तुम्हें बेहतर करेगा, अल्लाह अच्छा बनाएगा, ये अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं खाओ। मैंने बहुत खाया, सो जाता था, पान पड़े होते थे, ये हालत हो गई। तो ट्रीटमेंट आपका चल रहा है? हाँ। डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर साहब के पास अभी मैं 10-15 दिन हुए हैं, थोड़ा बेहतर हो गया हूँ फिर पहले से। मावा खाती थी आप? कितना अर्सा खाया आपने? 10 साल। 10 साल? हाँ। फिर मना नहीं किया कभी किसी ने? मना किया, लेकिन नशा था, खाती थी तो काम करती थी, नहीं खाती थी तो ऐसे नींद आती थी। इतना नशा बुरा डालते हैं ना कि इसके बगैर इंसान रह ही नहीं सकता। ये जहर ऐसा लोगों ने बनाया ना, अपने तो घर भरते हैं, दूसरों को जहर खिला रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं, मार रहे हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह का वास्ता है तुम लोगों को, अपने बच्चों को देखे, फिर दूसरों की ज़िंदगी से ना खेले। आपको पता कब चला कि इस तरह का कोई मसला हो रहा है? अभी 1 साल से मुझे पता चला है। 1 साल हुआ है? हाँ। ये डॉक्टर के पास कब से आना स्टार्ट किया आपने? मैं अभी 8-9 महीने हुए, मैं ट्रामा सेंटर गई, वहाँ दाना निकला मुझे, तो लोगों ने मुझे बायोप्सी किया तो बोलते कैंसर हो गया है आपको। कैंसर? हाँ। फिर मुझे पता चला है कि ये सिर्फ मावे खाने की वजह से मेरी हालत। तो अभी आपका इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा चला है। आप
फैमिली है, बच्चे? फैमिली है, 6 बच्चे हैं, शोहर है। शोहर ने क्या कहा है? शोहर ने मना किया था पहले? शोहर तो हेल्थ में है, खुद भी वो हैं हेल्थ डिपार्टमेंट? वो हेल्थ में है। वो भी मरीज हैं? नहीं या वो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट काम करते हैं, अल्लाह उसको बताए, वो मरीज नहीं। वो नहीं खाते गुटखा? नहीं, वो तो ऐसे मरीजों के साथ देखते हैं, तौबा करते हैं, मना करते हैं। लेकिन बाजी ऐसा ये नशा, अल्लाह किसी को, मैं कहती हूँ हुकूमत को चाहिए नशा बिल्कुल बंद कर दे, इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दे, ताकि दूसरे लोग ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो रही हो वो ना हो। छोटे छोटे बच्चे खा रहे हैं, इसमें पता नहीं हीरोइन डालते हैं, क्या ड्रग्स डालते हैं। एक बार जो खा लेता है ना, फिर वो छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। आपके साथ या आप इनके साथ हैं? नहीं। आपके साथ कौन है? मेरा बेटा है। आपका बेटा है, कितने साल का है? मेरा बेटा माशाल्लाह 40-45 साल। 40-45। और उनके साथ भी यही वो भी गुटखा खाते थे? कहाँ पर हैं वो? वहाँ लेटे हुए हैं? जी। अच्छा, वो आपके बेटे हैं? जी। डॉक्टर कब आई हैं? पहली दफ़ा पहला विजिट है आपका? नहीं, से पहले 2-3 दफ़ा आ चुकी। यही है कि अभी उनको शुआएँ लग रही थी, अभी कीमो लगेगी। अच्छा, अभी कीमो लगेगी। और कितना बताया डॉक्टर ने, कितना लंबा ये इलाज का चलेगा पूरा? अभी जो कीमो लगेगी ना, तो फिर बताएंगे कितना लंबा इलाज है। अच्छा, खर्चे का क्या है, कितने पैसे लगते हैं? खर्चा बहुत होता है। कितना फिर भी? हमारे यहाँ पहले तो हम स्टार्टिंग इसकी कहीं और जा रहे थे, ठट्ठा के पास। अच्छा। ठट्ठा की तरफ, वहाँ तो हमारा 45,000 35,000 किराया ही लगता था, और 19,000 20,000 की दवाएँ आती थी। सही है। दूर बहुत है, बहुत दूर है। तो वहाँ तो इसको अल्लाह का शुक्र है कि इतना ज़बरदस्त था कि देखने को डर जाता था इंसान। अब इसको ना आज से वो वहाँ से ना सही हुआ, इतना सा निशान रह गया छोटा सा, अब वो जाने का नाम नहीं ले रहा था। एक महीना हमने वहाँ उसे दवाई खिलाई। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 8 बेटे। 8 बच्चे हैं। तो सिर्फ यही करते थे गुटखा? नहीं जी, ये तो पहला बेटा है, ये तो खा रहा है। अब इसके पीछे पीछे सब लगे हुए, 1-2 बेटे नहीं खा रहे बस, और सब लगे। 8 में से 6 बेटे खा रहे हैं, 2 नहीं खा रहे? हाँ, 2 नहीं खा। तो कोई देख के एक होता है ना कि आप सबक सीखते हो, नहीं सीखा? माओ का तो यही है कि बच्चों नहीं खाओ, देखो। अब हम बच्चे जो दूसरे खा रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि देखो बेटा अपने भाई की तरफ देखो, क्या हशर है इसका, इबरत हासिल करो, नहीं खाओ नहीं खाओ। मगर ये बच्चे जो है ना, इधर से सुनी उधर से निकाल दी, नहीं सुनते। बोलिएगा। ऐसा नशा है हीरोइन की तरह है, एक बार लग जाता है ना, छोड़ने का नाम नहीं है। चाहे वो मर जाए, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, माँ बाप बूढ़े, बच्चे जवान जा रहे हैं, जवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही लगे हुए हैं, वो जा रहे हैं माँ बाप। उन लोगों को क्या कहेंगी जो नशा करते हैं? मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह आपको हिदायत दे दे, अल्लाह पाक। हुकूमत को क्या कहेंगी? हम हुकूमत को यही कहेंगे, अल्लाह इनको जो फैक्ट्रियों में जो हैं इनको बंद कर दो, तो ऐसा बनाओ कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो हमारी हर ओपीडी तकरीबन 150-200 मरीज़ से होती है, जो कि मुंह के कैंसर की। तो उसकी वजह से हमने मुंह के कैंसर की जो ओपीडी है यहाँ पर, जो आप यहाँ खड़ी हैं, ये हमने इंडिविजुअलाइज कर दी है, अलग कर दी है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी से डॉक्टर खलील मेहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? दो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। अच्छा, ये बताइएगा सबसे पहले कि ये जो मरीज़ हैं इनकी तादाद में पहले से ज़्यादा इजाफा हुआ है या कमी आई है? देखिए, हमारे पास जो ये पहले जो नए मरीज़ हैं वो हमारे पास 5,000 या 5,500 होते थे। आजकल इनका बढ़कर तकरीबन 6-6,500 की हमारे पर ईयर्स न्यू पेशेंट जो है यहाँ पर रिपोर्ट होते हैं। पुराने मरीज़ जो हैं वो भी मौजूद होते हैं, क्योंकि उनका फॉलोअप चलता रहता है। तो हमारी हर ओपीडी तकरीबन 150-200 मरीज़ से होती है, जो कि मुंह के कैंसर की। तो उसकी वजह से हमने मुंह के कैंसर की जो ओपीडी है यहाँ पर, जो आप यहाँ खड़ी हैं, ये हमने इंडिविजुअलाइज कर दी है, अलग कर दी है कि जी बर्डन आम पेशेंट के ऊपर जो है ना, दूसरे जो कैंसर्स हैं जैसे ब्रेस्ट है या
लंग कैंसर है या दूसरी जो ट्यूमर्स हैं, तो उनमें से ज़्यादा इजाफा भी हो रहा था, तो मुंह के कैंसर में भी इजाफा हो रहा था, तो उसकी वजह से हमारे पेशेंट के अंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो इसलिए हमने हफ्ते में बजाय 3 दिन OPD पहले करते थे, हमने 5 दिन कर दिया अभी। तो हमने मुंह के कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनको अभी अलग 2 दिन बुलाते हैं, जिसके अंदर हमारा जो है ना मंगल का दिन होता है और जुमेरात का दिन होता है। और एक OPD के अंदर जो हमारे पास नए पेशेंट्स आते हैं, कभी 50 भी होते हैं, कभी 30 भी होते हैं, कभी 10 भी होते हैं। मगर जो पुराने मरीज़ हैं, तो टोटल अगर मैं मिलाकर देखूं तो हम तकरीबन 120, 130, 140 पेशेंट हर OPD के अंदर 2 OPD में मुंह के कैंसर के OPD में देखते हैं। अच्छा, हम देखते थे पहले गुटखा, मावा, पान, इस तरह की चीज़ें मर्द हजरात सिर्फ खाते थे, इस तरह के बीमारियों में मुब्तला होते थे। अब हम औरतों को भी देख रहे हैं, तो औरतों में भी इजाफा हुआ है। बिल्कुल आपकी बात वजह है कि हमारी जो है ना ख़वातीन जो हैं वो भी पान, गुटखे, तंबाकू की वजह से उनका भी रुझान बढ़ रहा है। और कुछ नहीं तो छालिया ज़रूर है उनकी जो है ना ज़िंदगी में उन्होंने एक अपना रूटीन बनाया हुआ है। तो छालिया ख़वातीन अगर पान गुटखा नहीं खा रही हैं तो वो छालिया ज़रूर खा रही हैं। इवन आजकल हमारी जो न्यू जनरेशन है उसके अंदर भी हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि जो न्यू जनरेशन की मुराद ये है कि 25 और 20 के दरमियान, और आप बताओ कि कब उन्होंने स्टार्ट किया होगा। तो ऐसे भी लोग आ रहे हैं जिनकी मुंह की ओपनिंग भी नहीं होती और मुंह के अंदर जो है ना प्रॉब्लम लेकर वो आ जाते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि आपको कितने अरसा हुआ है, वो कहते हैं कि हम 10 साल से खा रहे हैं। अगर मैं उसका एवरेज निकालूं 25 साल वाला, तो 10 साल वाले ने 15 साल की उम्र में शुरू की होगी, तब जाकर ये चीज़ें हुई हैं। तो यंग एज में जब ये आता है और ये जो हमारा एटियोलॉजी है, जो उसके अंदर जो पान, गुटखा, तंबाकू ये है, तो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस ख़तरनाक की हद तक वो आता है। और वो पेशेंट के आपने इतने बड़े जो पेशेंट स्क्रीन पे दिखा भी रही हैं, इनके अंदर इतनी ये फटकर जो है वो वापस सामने आ जाता है और वो फिर काबिल इलाज भी नहीं होते। अच्छा, ये गुटखा, छालिया, पान खाने से कैंसर होता है, कैसे? देखिए, मसला ये होता है कि आपको पता है कि हमारा जो मुंह है उसके अंदर एक म्यूकोजा की लेयर होती है और वो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। अगर मैं इसका एग्जांपल एक दे दूँ, हम मिर्चियाँ खाते हैं, वो हमें मिर्चियाँ कैसे चुभती हैं, तो आप ये देखें कि वो इसके अंदर जो पान, गुटखा, तंबाकू ये है, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं और वही केमिकल जाकर अगर आप अपनी रूटीन के मुताबिक रोज़ाना खाएंगे तो क्या करेंगे, जाकर म्यूकोजा को डैमेज ही करेंगे। जब वो म्यूकोजा डैमेज होगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसका कलर, उसकी जो है चेंजेस होना शुरू हो जाएगी। जब वो चेंजेस शुरू हो जाती हैं, पहले तो वो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन के अंदर आ जाती है। जब प्री मैलिग्नेंट कंडीशन के अंदर आती हैं तो कुछ अरसे के बाद, साल गुजर जाएगा, 6 महीने गुजरेंगे, उसके बाद वो एक ख़तरनाक कंडीशन में इख्तियार कर लेती है, तो उसी के वजह वो ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये काबिल इलाज है? क्योंकि हम लोगों से बात देखिए, अगर शुरू की नोयत में ये पेशेंट आएगा तो ये काबिल इलाज है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर या हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर या 1-2 और कंट्रीज़ के अंदर मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हमारे मुल्क के अंदर अगर मैं कराची की बात करता हूँ तो कराची के अंदर इस वक्त तकरीबन ऐसे समझो कि 70-80% जो लोग हैं वो मुंह के कैंसर के अंदर मुब्तला हो चुके हैं और दूसरे पता नहीं कितने खा रहे हैं अभी तक भी। बाकी मैं और बात करूँ, अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करता हूँ, USA की बात करता हूँ, तो वहाँ पर 10% है। उनके अंदर जो काज है मुंह के कैंसर का वो और है, वहाँ पर पान गुटखा नहीं खाया जाता। वहाँ पर जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है जो किसी और की वजह से लगता है, जो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो कैंसर उसी की वजह से होता है। तो हमारा जो एटियोलॉजी है वो चेंज है टोटल, जो पान गुटखा तंबाकू, तो ये ख़तरनाक भी ज़्यादा है। क्योंकि जब एटियोलॉजी चेंज है, उसकी जो है ना काज चेंज है, तो हमारे पास जो ट्रीटमेंट की वैल्यू है उसकी है। और इसके अंदर जो अगर पेशेंट हमारा अर्ली स्टेज के अंदर डायग्नोज होकर आ जाता है, जैसे आपने मुझे कहा कि अगर यह सही हो सकते हैं, अगर स्टेज 1 या स्टेज 2 के अंदर पेशेंट आएगा, उसकी मुंह की ओपनिंग अच्छी होगी, मुंह नहीं, किसी मरीज़ के मुंह खुलता ही नहीं है, तो उसके अंदर सर्जरी पॉसिबल हो सकती है। तो सर्जरी जब पॉसिबल हो सकती है तो पहला इलाज इसके अंदर है सर्जरी, ठीक है। अगर सर्जरी नहीं हो सकती तो दूसरा इलाज है कीमो रेडिएशन, शुआएँ और उसके साथ एक इंजेक्शन लगती है कीमोथेरेपी की, वो है। और उसके बाद जो रेडिएशन वाला प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। उसके अंदर मुंह पक जाता है, जैसे आपने मरीज़ों को देखा, उसमें मुंह पक जाता है, मुंह पेशेंट खा नहीं पी सकते, इवन उनके पेट के अंदर नलकियाँ लगवानी पड़ती हैं, वो लिक्विड पे पेशेंट चलता है। तकरीबन 4-4, 5-5, 6-6 हफ्ते जो है पेशेंट लिक्विड पे चल रहा होता है। तो उसी की वजह से जो है ये फिर पेशेंट जो है जो
खुराक की कमी भी पेशेंट के अंदर हो जाती है और वीकनेस भी हो जाती है, और उसके बाद जब शुआएँ पूरी भी हो जाती हैं और अगर मरीज़ की ज़िंदगी अच्छी गुजरती भी है तो पूरी ज़िंदगी उसके मुंह के अंदर सेंसिटिव एरिया बन जाता है, जिसके अंदर ये जो मिर्चियाँ खाना या दूसरी चीज़ें खाना, या तो किसी को बहुत ज़्यादा तीखी लगती हैं या किसी को कुछ महसूस ही नहीं होता। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं, हमने बहुत सारे मरीज़ों से जैसे बात भी की है, बहुत सारे मरीज़ ऐसे जो बोल नहीं पाते हैं या खा पी नहीं पाते, जैसे आप बता रहे थे, तो ऑपरेशन के बाद या सर्जरी के बाद ऐसा होता है कि कोई मरीज़ ऐसा हो जो बोल ही ना पाए, सही हो जाता है बट वो प्रॉपर्ली क्योर नहीं हो पाता? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम बात कर रहे थे अभी ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी का मतलब ये है कि हमारे लिप्स हैं, लिप्स के बाद जो है अगर ज़बान है, टंग जिसे कहते हैं, और जो है बायलर म्यूकोजा है, या इवन जो है ना बेस ऑफ टंग इन्वॉल्व है। अगर नीचे में जाऊँ लेरिंग्स के अंदर, लेरिंग्स एक विंड पाइप होता है जिसके अंदर ये हम बोलते रहे आवाज़ निकल रही है, अगर उसका कैंसर हो जाए और उसकी सर्जरी हो जाए तो अपफ्रंट सर्जरी हो जाए तो पेशेंट पूरी लाइफ बोल नहीं सकता। माय गॉड। अच्छा, ये तो हम क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अच्छा इसके ट्रीटमेंट में कितनी कॉस्ट आ जाती है अगर आप इसको प्राइवेटली देखते हैं या गवर्नमेंट में भी अगर कोई भी मरीज़ आपके पास आता है? सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि महंगे में महंगी सर्जरी हेड एंड नेक की होती है। इसके ऊपर कोई एक सर्जन इन्वॉल्व नहीं होता, इसके ऊपर 3-4 लोग भी कभी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसमें अंदर फेशियोमैक्सिलरी सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन है, आर्थोपेडिक सर्जन है, ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं। उसके लिए फिर OT भी चाहिए। किसी पेशेंट की 6-6 घंटे भी सर्जरी चलती है, तो डेफिनेटली अब 6 घंटे की जो सर्जरी है वो पॉसिबल तो नहीं है, तो उसके अंदर जब 3 सर्जन इन्वॉल्व होते हैं तो कभी कभार वो एक केस कर सकते हैं या 2 केस कर सकते हैं। आपको पता है कि 6 घंटे की ऑपरेशन होगी तो 6 घंटे खड़ा होना जो मजाक की बात तो नहीं है ना, तो उसी की वजह से ये जो ना मैं कहूँगा कि ये सबसे ज़्यादा, अगर मैं प्राइवेट सेटअप के अंदर कहूँ तो तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए की एक सर्जरी है। एक सर्जरी है, ठीक है जी। डॉक्टर खलील साहब हमारे साथ मौजूद थे जो हमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या वजूहात होती हैं, उसके बाद इसका क्या ट्रीटमेंट है, कितना कॉस्टली होता है और इसके क्या क्या नुकसानात आपको सारी ज़िंदगी जो है वो देखने को मिलते हैं। शहर कायद में जिस तेज़ी के साथ और जिस दलेरी के साथ गुटखा खाया, बनाया और बेचा जा रहा है वो एक लम्हा फिक्रिया है। उसके अलावा हमने जब लोगों से बात की तो इस बात का हैरत अंगेज इंकशाफ भी हुआ कि लोग अपनी सेहत को लेकर कितने नॉन सीरियस हैं। पहले कहा जाता था कि जान है तो जहान है, लेकिन अब लोग ये बात कहते हैं कि जब तक इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये कारखाने बंद नहीं किए जाएंगे, तब तक वो ये नशा करना नहीं छोड़ेंगे। तो हमारी आज के प्रोग्राम से हुकूमत बाला से ये दरख्वास्त है कि जितनी जल्दी हो सके इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा सके ताकि इस शहर को इस नशे से पाक किया जा सके। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा, प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।